हाय फ्रेंड्स, मैं अनुज आपका अपना चैनल सुपर स्टडी एमजेडपी पर स्वागत करता हूं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो पहले हम आपको बता देते हैं इस चैनल के माध्यम से पहले हम क्या पढ़ेंगे। कक्षा 9वीं का क्या पढ़ेंगे, गणित पढ़ेंगे। और कक्षा 9वीं के गणित में पाठ 1 होगा। पाठ 1 जिस पाठ का नाम है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति का पार्ट 3 होगा। पार्ट 3 से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुके हैं दोस्तों। पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद इस वीडियो को देखोगे तो आपकी जो समस्याएं हैं इससे समाधान हो जाएगा। तो इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे देंगे, वहां से आप जाकर के दोस्तों प्लीज़ पहले 1 और 2 देखने के बाद ही देखना। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाएंगे तो वहां पर वीडियो का लिंक मिलेगा, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो इस पार्ट 3 में हम क्या करने वाले हैं, प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी तरह जब हमारा पार्ट 4 होगा दोस्तों, तो पार्ट 4 में प्रश्नावली 1.3 के सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पार्ट 5 में इसी तरह क्या होंगे, प्रश्नावली 1.4 के सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसी तरह हमारे कुल कितने पार्ट होंगे, 8 पार्ट होंगे। और 8वें पार्ट में आपका कुछ होमवर्क होगा। होमवर्क के साथ साथ आपको क्या होगा, टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो प्रश्न पार्ट 8 में होगा। तो चलिए दोस्तों, बात किस देर की, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार होगा। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो कारण के साथ हमें बताना है। देखना है, इस बात को समझना है दोस्तों, यहाँ पे कारण भी देना है। हमें क्या देना है, कारण भी देना पड़ेगा। तो कारण के साथ हमें उत्तर देना पड़ेगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी। जी हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी, क्योंकि वास्तविक संख्या जो होता है, ये हमारा जो वास्तविक संख्या होता है किसका संग्रह होता है, पर अब वास्तविक संख्या जो होता है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या, जो वास्तविक संख्या होता है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। तो जब परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या होता है, तो क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है? हाँ, हो सकती है, क्योंकि इन्हीं का संग्रह क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा, सत्य होगा। हमारा जो ये पहला वाला क्वेश्चन है, पहला वाला जो हमारा क्वेश्चन दिया है, ये क्या होगा, सत्य होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दोस्तों, सत्य है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होगा, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए, तो इसे हमें कैसे हल करना है। इसे हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले बताइए आप, जो संख्या रेखा होता है, जब हम संख्या रेखा, जैसे मान लीजिए कोई लाइन है और यहाँ अगर हम 0 मान लेते हैं, तो यहाँ -1 होगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ -3 होगा। इसी तरह ये चलता जाता है अनंत तक। ठीक है, और अगर यहाँ पर अगर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा, इसी तरह ये चलता जाता है। और हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m का रूप हो सकता है। तो बताइए, संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु है अंडर रूट m के रूप में हो सकता है। तो इसका आंसर असत्य होगा। देखिए दोस्तों, हम कारण के साथ आपको यहाँ पर लिख देते। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम कारण भी लिख दिए हैं कि यह दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, असत्य है। कारण यह है क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्याएं किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें √4, तो √4 क्या है, हमारा संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। और √4 का क्या वर्गमूल हो सकता है, और √4 का वर्गमूल नहीं। जैसे अंडर रूट हम लिख देते हैं, √16 में माइनस लगा देते हैं, तो क्या इसका वर्गमूल होगा, इसका वर्गमूल नहीं होगा। इसका हल क्या होगा दोस्तों, अगर हम लिख दें इसे 16 गुणित -1 लिख सकते हैं। और -1 को का आपको पता होगा मान, -1 जो होता है, आप बता दें, -1 i का मान होता है, और i का मान जो होता है -1 होता है। देखिए, तो इसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं, 4i
4 आई लिख देंगे, क्योंकि -1 जो होता है आई का मान होता है। आई को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। आई को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। तो जो आई का मान होता है -1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम √4 को -√4 को करेंगे वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल नहीं होगा। इसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 4 × -1, और 4 × -1 लिखेंगे तो 4 × आई हो जाएगा, क्योंकि आई का मान हमें पता है, आई का मान क्या होता है, -1 होता है। तो इस बात को हमें समझना है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या पूछा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, देखिए दोस्तों क्या होता है ना कि वास्तविक संख्या जो होता है अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होता है। बात यहाँ प्रत्येक की है। मैं मानता हूँ कि वास्तविक संख्या जो होती है अपरिमेय संख्या होती है, पर प्रत्येक नहीं होता। प्रत्येक जो होता है, प्रत्येक जो है, प्रत्येक की बात किया है, तो प्रत्येक क्या होगा, प्रत्येक कभी नहीं होगा दोस्तों। इस बात को हमें समझना है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक लगा दिया है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी। हाँ, वास्तविक संख्या जो होती है अपरिमेय संख्या होती है, ये बात सही है, पर प्रत्येक नहीं होती। तो इस बात को हमें समझना है, अर्थात ये क्या है, गलत है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये क्या है, असत्य है। तो इसे हम लिख दे रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने लिख दिया है कि क्या है, ये असत्य है। असत्य है क्योंकि 5, देखिए यहाँ पर हम लिखे 5 क्या है, एक वास्तविक संख्या है पर अपरिमेय नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम आपको दिखा भी देते हैं कारण के साथ। देखिए अगर हम लिख देते हैं 8, अगर हम लिखें 8 क्या है, एक वास्तविक संख्या है। अगर हम लिखें 10, तो अगर हम लिखें 10 तो आप बोलोगे 10 क्या है, वास्तविक संख्या है। लेकिन इसे हम p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जा रहा है, परिमेय संख्या हो जा रहा है। और बात क्या किया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होगा, लेकिन ये तो परिमेय संख्या हो जा रहा है, तो प्रत्येक नहीं होगा। परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या परिमेय होता है पर प्रत्येक नहीं होता है, क्योंकि वास्तविक संख्या जो होता है परिमेय और अपरिमेय का संग्रह होता है। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपरिमेय बस आता है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को समझना। हमारा ये क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ये असत्य है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, क्या सभी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर क्या है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण भी देना है। अगर नहीं है दोस्तों तो हमें क्या करना है, उदाहरण भी देना है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, नहीं होगा। आपको कारण भी बताते हैं, अर्थात उदाहरण भी बताते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम 4 लिख देते हैं, 4 एक धनात्मक संख्या है, क्योंकि आपको पता है 4 जो होता है संख्या रेखा के दाएँ तरफ होता है। यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, और यहाँ -1 होगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ -3 होगा, ऐसे ही कुछ होता है। ठीक है, तो जो 4 यहाँ हमारे पास आ रहा है, यहाँ 5 होगा, ऐसे करके ये ऐसे क्रम जाता रहता है, ये भी ऐसे जाता रहता है। लेकिन 4 जो हमारा है ये धनात्मक संख्या है, क्योंकि 0 के दाएं तरफ का जो संख्या होती है वो धनात्मक होती है। 0 के जो बाएं तरफ होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक। और 0 के दाएं तरफ की संख्या क्या होती है, धनात्मक। तो 4 क्या है, हमारी धनात्मक संख्या। और यहाँ पर हमसे धनात्मक संख्या की बात किया है तो धनात्मक पूर्णांक की बात किया है। तो देखिए हम दिखाते हैं आपको। जैसे अब हम यहाँ लिख देते हैं √4 लिख देते हैं, तो √4 क्या है, हमारा धनात्मक है, और धनात्मक √4 का वर्गमूल 2 हो जाता है। 2 को हम p/q के रूप में लिख देते हैं। p/q के रूप में लिखने पर क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया। और परिमेय संख्या अगर पूछा है अपरिमेय संख्या, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्गमूल क्या होगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम 16 लिख देते हैं, √16 का वर्गमूल क्या होगा, √16 का वर्गमूल हमारा क्या होगा,
4 होगा और 4 को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख देंगे। पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ रेशनल नंबर होता है, अर्थात परिमेय संख्या होता है। तो जब ये परिमेय संख्या हो गया तो अपरिमेय संख्या तो हुआ नहीं, तो हम कह सकते हैं ना कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, अर्थात ये गलत है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंडर रूट दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित करते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, हम एक संख्या रेखा पर अगर ऐसे लाइन खींचते हैं तो लाइन खींचने के बाद हम यहाँ 0 लिखते हैं, यहाँ -1 लिखते हैं, यहाँ -2 लिखते हैं, यहाँ -3, ये क्रम हमारा इधर तक जारी रहता है। उसी तरह यहाँ हम 1 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं, यहाँ 4 लिखते हैं, ये क्रम इधर तक जारी रहता है। लेकिन यहाँ 5 भी लिखते हैं, यहाँ 6 भी लिख देते हैं, लेकिन हमारा कहीं अंडर रूट 5 दिख रहा है, तो अंडर रूट 5 नहीं दिख रहा है ना। तो यही बात वो पूछा है कि अंडर रूट 5 हम कहाँ डिनोट करते हैं, नंबर लाइन पर अंडर रूट 5 को कैसे डिनोट करते हैं, यही हमारा क्वेश्चन पूछा है। लेकिन इसमें तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो आइए हम दिखाते हैं कैसे होता है अंडर रूट 5 को हम कैसे डिनोट नंबर लाइन पर करते हैं। देखिए पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच देते हैं, क्या एक लाइन खींचेंगे, देखिए इस तरह, कुछ इस तरह एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। ठीक, इस तरह एक लाइन खींचने के बाद यहाँ हम क्या करते हैं, 0 बिंदु मान लेते हैं। तो यहाँ -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, क्योंकि 0 के बाएं तरफ की जो संख्याएं होती है नंबर लाइन पर वो माइनस में होती है, और 0 के दाएं तरफ की संख्या क्या होती है, धनात्मक होती है। तो यहाँ हम देखो 1 मान लेते हैं, यहाँ हम 2 मान लेते हैं, यहाँ 3 मान लेते हैं, यहाँ 4 मान लेते हैं। 1 हम यहाँ पे माने, 2 यहाँ पर माने, 3 यहाँ पर माने, 4 यहाँ पर, और एक क्रम इसी तरह जाता रहता है। तो हमें क्या करना, पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता होगा कि कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो हमें इसको अंडर रूट 5 को जो है, अंडर रूट 5 जो दिया है, ऐसा वर्गमूल बनाऊं। देखो इसका रूल क्या होता है कि जो हमारा नंबर लाइन है, यहाँ से 1 इकाई का एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। 1 इकाई क्या होता है दोस्तों, 1 इकाई होता है, जैसे हम जब मार्केट में जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, स्केल लेने के लिए जब मार्केट में जाते हैं तो हमें 15 सेंटीमीटर का एक स्केल देता है दुकानदार। 15 सेंटीमीटर वाला स्केल, बड़ी वाला स्केल का बात नहीं कर रहा हूँ, 15 सेंटीमीटर का स्केल में जो 1 सेंटीमीटर होगा, अर्थात 15 सेंटीमीटर स्केल का 15वां भाग जो होगा, अर्थात 1 सेंटीमीटर जो होगा, 1 सेंटीमीटर, उसी 1 सेंटीमीटर से नाप करके हमें 2 पर क्या करना है, एक लाइन 1 सेंटीमीटर का खींचना है। पर लाइन हमारा कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए, 1 इकाई की होनी चाहिए। देखो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 इकाई की लाइन हमारी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, 1 इकाई की लाइन होनी चाहिए। देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 इकाई की लाइन होनी चाहिए। 1 इकाई कितनी बड़ी होती है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 इकाई। और हम क्या करेंगे, इससे मिला देते हैं 0 से, ठीक है, 0 से मिलाएंगे। देखिए 0 से मिला देते हैं। तो देखिए जो हमारा ये 2 से खींचे हैं, तो ये हमारा कितना हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। तो हम जब पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं तो हमारा ये कितना हो जाता है, अंडर रूट 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आपको वो भी दिखाएंगे, अभी पाइथागोरस थ्योरम से करके दिखाएंगे। मान लीजिए इसे हम बिंदु P मान लेते हैं, इसे हम Q मान लेते हैं, और इसे हम क्या करते हैं, इसे O मान लेते हैं, ठीक है। इसे हम P माने, इसे Q माने, इसे O माने। तो देखिए ये अब हम क्या करेंगे, ये ओ और क्यू का जो डिस्टेंस है, ओ क्यू का जो डिस्टेंस है उसी को हम आर्क लेंगे, एक आर्क ले लेंगे। देखिए दोस्तों हम इस पे आर्क से आपको दिखा नहीं पा रहे हैं आपको, लेकिन क्या करना है, आपको आर्क लेना है, ठीक है। आर्क लेकर के क्या करना है, आपको दिखाना है ओ क्यू की जो डिस्टेंस है, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस। देखिए अंडर रूट 5 अभी कहाँ दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है ना। हमको क्या करना है, नंबर लाइन पे डिनोट करना है अंडर रूट 5 को, लेकिन अंडर रूट 5 यहाँ डिनोट हो रहा है, लेकिन हमें अंडर रूट पर करना है। देखो लाइन पर करना है, लेकिन दिख कहाँ रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो हमें लाइन पर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओ क्यू जो है, ओ क्यू की डिस्टेंस लेकर के आप क्या करेंगे, जैसे ओ क्यू मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, ओ क्यू मान लीजिए 2.5 सेंटीमीटर है, तो 2.5 सेंटीमीटर आप इसे नाप करके इस नंबर लाइन पर एक लाइन खींच देंगे 2.5 सेंटीमीटर का, ठीक है।
2.5 सेंटीमीटर का आप क्या करेंगे, नंबर लाइन पर एक लाइन खींच देंगे और लाइन खींचने के बाद जहाँ पर आपका 2.5 सेंटीमीटर आता है वहीं पर बिंदु डी ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर बिंदु डी ले लीजिए और जब बिंदु डी ले लेते हैं तो ये √5 कुछ यहीं पर आएगा, क्योंकि जानते हो आप कि ओ क्यू का जो डिस्टेंस हम अभी लिए हैं वहीं ओ डी का डिस्टेंस हम लिए हैं, तो ओ डी है। तो बताइए कि ओ क्यू की जो लाइन थी क्या ओ डी पर आ गई, ओ डी पे आ गई, अर्थात नंबर लाइन पे आ गई। जब ये नंबर लाइन पे आ गई तो हमें पता हो गया कि √5 यही कहीं पे होगा, 3 के बीच में और 2 के बीच में √5 होगा। 3 और 2 के बीच में क्या होगा, हमारा √5 होगा। देखिए आपको दिखाते हैं पूरा डिटेल में। देखिए आप देखते रहिए, आपको हम अब दिखाते हैं। देखिए ये √5 था और अब जब इस यहाँ पर हम Q माने थे, यहाँ पर P माने थे, और जब इसकी डिस्टेंस हम नाप करके क्या किए, इसका डिस्टेंस हम जब नाप करके यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, तो जो ये लाइन हम खींचे हैं इसे हम बिंदु क्या मान लेते हैं, D मान लेते हैं। ठीक है, तो ओ क्यू को हम किसके बराबर कर देते हैं, OD के बराबर कर देते हैं। तो जब OD यहाँ पर हमारा नंबर लाइन पे डिनोट होने लगा, अर्थात हमारा √5 कहाँ हो गया, 2 और 3 के बीच में होगा। देखिए 2 कहाँ पर हमारा है, 2 हमारा है यहाँ पर और 3 कहाँ है, यहाँ पर, और हमारा ये जो है 5 √5 यहाँ है। और आपको पता होगा √5 का मान क्या होता है, 2.24 ऐसे करके ये अनंत तक जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आई थिंक कैसे इसको डिनोट करते हैं। दोस्तों इस बात को समझाना है कि नंबर लाइन से सिर्फ एक ही इकाई की डिस्टेंस लेनी है, पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है, परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ पर लंबवत ड्रा करना है और एक ही इकाई, नंबर लाइन से सिर्फ एक इकाई की दूरी होनी चाहिए आपकी। ये नहीं कि जैसे नंबर लाइन ले लिए तो 4 इकाई कर दे, 5 इकाई, तब परपेंडिकुलर ड्रा करें, ऐसे नहीं होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ आप एक ही इकाई लेंगे, चाहे जब किसी भी नंबर लाइन पर डिनोट करना है, चाहे √5 क्यों ना हो, चाहे √10 हो, चाहे √11 हो, उन सभी को डिनोट करने के लिए हम सिर्फ नंबर लाइन से सिर्फ एक इकाई कितना होता है, 15 सेंटीमीटर जो हमारी स्केल होती है उसमें 1 सेंटीमीटर जो 10 होता है वही क्या होता है, एक इकाई। तो उन्हीं एक इकाई से नाप करके हमें ये लेना है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, कुछ इस तरह है। देखिए दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन 4 नंबर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कितना नंबर है हमारा, ये 4 नंबर है। तो 4 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 4। और देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिस तरह हम पीछे वाला क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं उसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन ये आप जान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ी मज़ा आएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो कभी भी अगर हमको √5 को या फिर √8 को या फिर √7 को नंबर लाइन पर जब डिनोट करना होता है तो इस क्वेश्चन को जब अगर हम समझ लेते हैं दोस्तों तो मज़ा आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग है तो इस क्वेश्चन को हमें समझना भी ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम कोशिश करते हैं समझने के लिए। ठीक है, आप देख लीजिए दोस्तों कि क्वेश्चन क्या बोला है हमारा। क्वेश्चन कुछ इस तरह हमारा बोला है कि कागज़ की एक बड़ी शीट लीजिए, नीचे दी गई विधि के से वर्गमूल सर्पिल अर्थात स्क्वायर रूट सर्पिल की रचना कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है, तो हमें एक चीज़ इसमें देखना है दोस्तों। क्या देखना है कि हमारे इस क्वेश्चन का जो ग्राफ दिया है कुछ इस प्रकार दिया है। ग्राफ आप देख कर चलिए, क्योंकि अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में सॉल्व करेंगे तो वहाँ ग्राफ आपको दिखेगा नहीं, वहाँ हम सिर्फ सॉल्व ही करेंगे, वहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं दिखने वाला है। तो आप इस ग्राफ को देख लीजिए। आपका ग्राफ जो दिया है कुछ इस प्रकार दिया है। एक यहाँ पर बिंदु ओ ले लिया है, यहाँ से एक इकाई की क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रा किया है। फिर यहाँ से इस लाइन पर परपेंडिकुलर लिया, P1 इसे मान लिया, इसे P2 मान लिया, इसे P3 ऐसे करके ये आप ग्राफ अपने दिमाग में ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम नेक्स्ट पेज में जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो वहाँ पर आपके सामने ये कुछ इस तरह का इंटरफेस वहाँ पर आपको नहीं दिखेगा क्वेश्चन। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम आपको क्वेश्चन ही सॉल्व कराएंगे। तो चलिए बात किस देर की हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
देखिए दोस्तों, चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना, आप वहाँ पर आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन वहाँ पर आप देख चुके होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आपको नहीं दिखाया जाएगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सॉल्व ही कराया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन में कैसा सॉल्व किया था, एक बिंदु यहाँ पर क्या ले लिया था, एक यहाँ पर बिंदु ले लिया था। देखिए क्या किया था, यहाँ पर क्या लिया था, एक बिंदु ले लिया था। यहाँ पर एक बिंदु लेने के बाद वो क्या किया था, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक बिंदु लिया। बिंदु से हमने बताया कि एक इकाई की दूरी लेनी है आपको। एक इकाई की दूरी लेकर के आप क्या करिए, सॉरी आपको थोड़ा और इधर से दिखाते हैं जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व होने में आसान हो जाए। देखिए यहाँ पर हमको एक बिंदु लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम एक इकाई की दूरी नापते हैं, ठीक है। एक इकाई की दूरी नापते हैं। देख लीजिए यहाँ पर हम लिख भी देते हैं आपके लिए कि ये एक ही इकाई का है। आपको इस बात को समझना है दोस्तों कि ज़्यादा एक ही इकाई की, सिर्फ एक इकाई कितना है आपको पहले बता चुके हैं। एक इकाई कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। स्केल का 1 सेंटीमीटर जो होता है वही एक इकाई होता है। तो हम लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर एक इकाई होता है। दोस्तों इस बात को समझना है, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, एक इकाई। तो सिर्फ एक ही इकाई आपको लेना है। चलिए हम एक इकाई ले लेते हैं। एक इकाई लेने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए एक इकाई लिए, तब हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ से अब हमको एक परपेंडिकुलर ड्रा करना। जैसे मान लीजिए कोई लाइन है और इस लाइन पर हम अगर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें ऐसे, तो कुछ इस तरह का होगा कि नहीं होगा, कुछ इस तरह का होगा। देखिए तो इस लाइन पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। फिर से एक ही इकाई की हम ड्रा करेंगे दोस्तों, इस बात को समझना है। एक इकाई का ड्रा कर दिए और इसे कुछ इस तरह मिला देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ये क्या कितना होगा दोस्तों, ये 90 डिग्री का होना चाहिए, अर्थात परपेंडिकुलर ड्रा होनी चाहिए। इस बात को हमें समझना है। तो देखिए दोस्तों, इसे हम मान लेते हैं P1, इसे मान लेते हैं P2, ठीक है। इसे P1 मान लेते हैं, इसे P2। इसी तरह हम क्या करेंगे, देखिए ये मान लीजिए कोई लाइन हो गया, ठीक है। ये कोई लाइन हो गया। इस लाइन पर हमें अगर परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है तो यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर लेंगे और फिर इस लाइन को यहाँ पर मिला देंगे। तो ये P3 बिंदु हो गया। और फिर ये कितना होगा हमारा, √2 हो जाएगा। देखिए क्या होगा, देखिए हमारा ये कितना होगा, √2 होगा। क्योंकि जब ये एक है तो इसे हम पाइथागोरस थ्योरम से √2 कर देंगे, तो ये हमारा √3 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि √3 इसलिए होगा दोस्तों, देखिए आपको बताते हैं। देखिए √3 इसलिए होगा क्योंकि ए वाला 1 है, तो ये वाला √2 है, तो ये √3 हो जाएगा। तो फिर हमें इस लाइन को, मान लीजिए कोई लाइन है और इस लाइन से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, तो एक मीटर का, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए दोस्तों क्या है कि ए वाला क्या है, ये एक लाइन है और इसे अगर हम इस पर एक परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर का ड्रा करेंगे तो ऐसे ही करेंगे ना, और ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो हम लिखते जाएंगे, यहाँ बिंदु ये है, देखिए तो हम लिख देते हैं OP बराबर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। OP2 बराबर कितना होगा, √2 सेंटीमीटर। O3 बराबर कितना होगा, OP3 बराबर कितना होगा, √3 सेंटीमीटर। और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, तो जब ये वाला 1 सेंटीमीटर है दोस्तों, ये वाला कितना है, 1 सेंटीमीटर है, और ये वाला लाइन 3 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, √4 सेमी। तो लिख सकते हैं इस बिंदु को हम मान लेते हैं 4। देखिए ये P1, ये P2, ये P3 है, ठीक है। ये हमारा कौन सा बिंदु है, P3, ये P4 हो गया और P4 हो गया। तो अब चलिए यहाँ से हम इसे एक लाइन मान लेते हैं, और इसे लाइन मानने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर सिर्फ एक ही इकाई का लेना है दोस्तों। सिर्फ ये इसी बात को हमें समझना है कि एक इकाई का लेने के बाद इसे P4 बराबर हमारा कितना आ गया, √4 आ गया। P5 बराबर कितना आएगा, देखो OP5 बराबर कितना आएगा, देखो इसे 1 सेंटीमीटर लेकर के इसमें मिला दो, 1 ही सेंटीमीटर का यहाँ से लेना है दोस्तों, और ये कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, इसे एक समझो एक लाइन है, इस लाइन पर अगर हम 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर ड्रा करें, सब ये 90 डिग्री का है दोस्तों, ये सब जितने भी 90 डिग्री का है। फिर यहाँ पर हम लेकर के एक लाइन इस तरह ड्रा करेंगे और ये यहाँ पर 1 ही सेंटीमीटर का लेंगे, तो ये बिंदु P5 हो गया। और हम लिख सकते हैं P5 बराबर √5।
इसी तरह दोस्तों हमें क्या करना है, मान लीजिए ये कोई लाइन है और इस लाइन पर हमें 1 सेंटीमीटर का क्या करना है, फिर से लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, क्या करना है, 1 सेंटीमीटर का हमें लाइन ड्रा करनी है और 1 सेंटीमीटर, देखो हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर दी। आपको आई थिंक दिख नहीं रहा है क्या, सॉरी दोस्तों, तो हम दूसरे कलर से यहाँ पर यूज करते हैं। देखिए इतना दिखा दिए आपको, ये क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर की यहाँ से यहाँ तक की लाइन है और आप क्या करिए, इसे और इसे मिला देंगे तो ए √5 है और ए 1 है और ए √6 हो जाएगा। और इसी तरह हम इस बिंदु को मान लेते हैं, ये वाला जो पॉइंट होगा P6, तो हम कह सकते हैं कि नहीं, OP बराबर OP6 बराबर कितना आ गया, √6। तो इसी तरह हमको यही क्रम जारी रखना है दोस्तों। इसी तरह हम यहाँ पर एक लाइन ले लेंगे, इससे 1 सेंटीमीटर, तो अगर ऐसे ऐसे हम करते करते P17 तक ले जाएंगे दोस्तों, बस यही हमें करना है। और इसमें बहुत आसान क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों, बहुत हार्ड नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में आने वाला भी नहीं है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर रहना चाहिए कि हमें जब भी लंबाई लेनी है सिर्फ और सिर्फ 1 इकाई लेनी है। 1 इकाई बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और परपेंडिकुलर हरदम ड्रा करना है, जब भी करना है लाइन के परपेंडिकुलर। जैसे कि चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। इसी तरह आपको ऐसे ऐसे करके, देखो इसी तरह आपको ऐसे ऐसे करके एक सर्पिल ड्रा कर देना है। सर्पिल ड्रा कर देंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए आपको फिर से हम बताते हैं। देखिए पहले आप एक जैसे मान लीजिए क्या है होता है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है 1 सेंटीमीटर के 1 सेंटीमीटर अर्थात 1 इकाई की लाइन लीजिए, उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए। ये देखो ये लाइन है, मान लीजिए इस लाइन पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो कुछ इस तरह करेंगे, ठीक, और इसे मिला दिए। फिर जो कुछ भी हुआ यहाँ मान लीजिए, जब इसे 1 लिए हो आप इसे भी 1 लिए हो तो ये √2 हो जाएगा। तो फिर ये मान लीजिए कोई लाइन है, इस लाइन को अगर हम ऐसे करें, 1 सेंटीमीटर सिर्फ बढ़ानी है दोस्तों, परपेंडिकुलर बढ़ानी है, क्योंकि देखिए आपको मिटा के बताते हैं। देखो जैसे ये मान लो कोई लाइन हो गया, ठीक है, ये कोई लाइन हो गई, ठीक, तो इस पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो कुछ इस तरह ड्रा करेंगे, और जब इस पर परपेंडिकुलर कुछ इस तरह ड्रा करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा, और ये 90 डिग्री है, इसे 1 ही सेंटीमीटर लेना है हमको, आपको बार बार बता रहे हैं। अगर 1 सेंटीमीटर इसे ले लिए तो यहाँ से लाइन खींच दोगे, आपका ये वाला √2 था, तो पाइथागोरस थ्योरम से √2 और √1 मिल करके कितना हो जाता है, √3। फिर आपको क्या करना है, इसे एक लाइन ड्रा कर देना है, ठीक है। इसे लाइन ड्रा करने के बाद यहाँ पर परपेंडिकुलर 1 इकाई की ड्रा करेंगे, फिर यहाँ से इसको मिला देंगे, तो ये आपका ये वाला √ कितना था आपका, ये वाला 3 था, ये वाला √3 था और ये 1 था, तो इसे क्या करोगे, √3 और √1 मिल करके क्या हो जाता है, √4 हो जाएगा। तो यही क्रम हमें करना है, सर्पिल एक ड्रा कर देना है बस दोस्तों, एक सर्किल जैसा होगा। अगर मान लीजिए OP17 तक 18 तक आप ले जाते हैं तो O17 बराबर भी √17 ही आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था, सरल था, आसान था, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम इसी के साथ आपके इस सेशन को समाप्त करते हैं और हम अब आपसे नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।